हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स ख़त्म हो गया था। इसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके साथ रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारा पूरा फोकस रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। इरिटेटिंग चैप्टर है क्योंकि ये थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे होता है, इसका कैलकुलेशन भी इतना पास होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है एनर्जी वगैरह का। तो इस पूरे वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। अब न्यूक्लियर फिजिक्स से नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस नाभिक की बात करेंगे अपन। एटम के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है, किन चीज़ों पर फोकस करना है हमें? इतनी चीज़ों पे फोकस करना है। कौन कौन सी हैं? तो न्यूक्लियस के बारे में पूरा पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, इनके बारे में बात करेंगे। उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस भी देखेंगे, न्यूक्लियर फोर्स भी उसके अंदर देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, इतना करेंगे। फिर आइंस्टीन की मास एनर्जी की इक्वेशन आती है, रिलेशन आता है E=mc²। तो कैसे हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी लॉस होता है या गेन होता है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी भी आ जाती है, वो सारी प्रॉपर्टीज में आ जाती है। फिर बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन अलग अलग है, विखंडन और संलयन। विखंडन संलयन एक मतलब टूटना और बनना न्यूक्लियस का कंटिन्यूस अपन देखते हैं। सोर्स अपना सूर्य है, उसमें कंटिन्यूस ये होते रहता है, तो वहाँ से अपन प्रॉपर एनर्जी कंटिन्यूस मिलती रहती है, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो उसके बारे में तुमने सुना ही होगा कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन सूर्य के अंदर होता है। इसमें कुछ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इरिटेटिंग चैप्टर है यार, तो थोड़ा सा फोकस के साथ समझने की कोशिश करना। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, पहले धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे, पर फोकस अच्छे से जमा के रखना। और ये मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, पिछली वीडियो में मेरी आवाज़ और गला सब बेकार हो रहा था, तो मैं बना नहीं पाया था। तो इसमें अच्छे से पूरा फोकस के साथ करना, पूरी बेसिक चीज़ का भी यूज़ करेंगे अपन। और उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, मैं भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और टेलीग्राम पे क्यूज़ यार सॉल्व करो, क्यूज़ तुम लोग सॉल्व कर नहीं रहे हो, जैसे भी आए वैसे सॉल्व करो। आंसर सही हो गलत हो तुरंत पता चल जाता है। कितनी बार बोलो यार कि सॉल्व किया करो, इससे तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइम कम बचा है। बहुत सारी बातें बोलने को भी आती हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है अगर बोलने लगा। अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में भी अपन चर्चा करते रहेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं हम क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, नाभिक की बात करेंगे। देखो कि बहुत सारे एटम के बारे में तो सुने होगा कि एटम होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो डाल्टन ने बताया था। एटम को गोलाकार माना गया, तो ये हम मान लेते हैं कोई एटम है। इसका जो भी सेंट्रल पार्ट है वो होता है क्या, न्यूक्लियस। इसका ये सेंट्रल पार्ट है, ये होता है क्या, न्यूक्लियस। इसको थोड़ा सा डेंस बना देते हैं अपन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो खोज की थी न्यूक्लियस की, वो खोज की थी किसने, रदरफोर्ड। तो ये पहली बात हो गई हमारे पास कि ये जो है वो क्या है, सेंट्रल पार्ट है। ठीक है। सेकेंड, इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने की थी कौन से एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल डाल के। अल्फा पार्टिकल जब इसके ऊपर डाले गए तो कुछ इसके पार निकल गए, कुछ इससे टकरा के वापस चले गए, कुछ टकरा के अलग अलग एंगल पे चले गए। उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया जाता है। यहाँ पे हमने को पहले से क्या पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ना चाहिए, पर हम पहले न्यूक्लियस वाला पढ़ रहे हैं। तो ये सेंट्रल पार्ट है जो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, पहली बात डेंस होता है, सेंट्रल पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है ना, N4 न्यूक्लियस लिखूंगा। न्यूक्लियस में दो चीज़ होती है, एक होता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद जो पेरीफेरल है, पूरा एटम की बात करें अपन तो पेरीफेरल में क्या क्या होता है, पेरीफेरल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता ही होगा है ना। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये डिस्कवरी करने वाला है। न्यूक्लियस में दो चीज़ होती है, कौन कौन सी है, तो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के कहा जाता है क्या, न्यूक्लियॉन। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आने वाली है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन को ए से दर्शाते हैं, इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। पेरीफेरल पार्ट में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है
1.6 माइनस 1.6 माइनस 4 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 गुना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों किसी भी एटम को न्यूट्रल बना के रखते हैं, जबकि दोनों संख्या में क्या क्या हो, बराबर। जब दोनों बराबर होंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा किसी भी एटम के ऊपर वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि जीरो होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूक्लियस ये सिर्फ एटॉमिक, यहाँ पे न्यूक्लियस को डेंस करने के लिए भार बनाने के लिए होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर अपन बात करें, ये एटम हो गया, ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट हो गया न्यूक्लियस, इसमें क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन जीरो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन है, इसका मतलब ना भी मतलब पूरा एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हुई, मतलब पॉजिटिव हो गया। बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, ज़्यादा हो गए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, कभी भी न्यूक्लियस का जो पोर्शन है वो ना बाहर निकलता है ना अंदर आता है। एनर्जी लॉस होती है, वो अपन बाद में पढ़ने वाले मास डिफेक्ट में। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ही किसी एटम से निकलते हैं और जुड़ते हैं, कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र किसी भी दूसरे एटम में नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इतना क्लियर है। चार्ज की बात भी कर लिए। सेकेंड, अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसका जो साइज होता है वो बहुत 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 छोटा होता है, इतना छोटा होता है दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है। इसका जो साइज होता है वो फर्मी कोटि का बोला जाता है, फर्मी ऑर्डर का, फर्मी कोटि। एक फर्मी बराबर होता है, एफएम से दर्शाते हैं, एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 50 मीटर। इतना छोटा होता है। एक नाभिक का साइज 10 की घात माइनस 15 के अराउंड ही होता है। अगर हम एटम की बात करें, ये अपन ने न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम एटम की बात करें तो एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मतलब जो एटम है थोड़ा सा बड़ा ही होगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वो एक फर्मी है और उसका साइज होता है कितना, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये हमारे पास न्यूक्लियस की कुछ छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, अब हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो हम बात करें इनके एटॉमिक मास की, मतलब एटॉमिक मास नहीं, इनके मास की, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो पहले हम चर्चा करेंगे एटम के मास की भी। तो एटम के मास को हम किलोग्राम में नहीं मापते हैं, है ना। ये मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है कि एटम का जो मास है हम उसको किलोग्राम में नहीं मापते हैं, उसको मापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, कि एक किसी एटम को हम क्या मान लेते हैं, कंपैरिजन करके कि इसके रेस्पेक्ट में दूसरे एटम का मास कितना होगा, उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब कौन सा एटम है जो अपन नॉर्मली लेते हैं नमूने के तौर पर, तो वो होता है क्या, कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का जितना भार है उससे ही डिवाइड कर करके हम दूसरे एटम का भार निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कैसा होता है देखो, एक एटॉमिक AMU से लिखते हैं शॉर्ट में, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर एक U भी लिखते हैं, एक यूनिट, बराबर होता है कार्बन 12 C12 एटम का भार, एटम का एटॉमिक मास बटे में क्या करते हैं, इसको 12 से भाग दे देते हैं, तो जो भी आता है वो एक AMU के बराबर होता है। तो एक AMU बराबर निकल के आता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, इतना होता है एक मास यूनिट। इतना कम, 27 बार 0 जाते जा, इतना होता है, इतना कम होता है किलोग्राम में। इसलिए अपन इतना किलोग्राम, इतनी बड़ी संख्या ना लिखते हुए एक AMU लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन आया, एक AMU लिख देते हैं, थोड़ा अराउंड में अगर 1.1 भी है तो उसको एक ही मान के चलते हैं। इस तरीके से अपन देखते हैं। तो हमारे पास तीन अलग अलग यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इनके एटम के इन पार्टिकल्स के मास की बात करें तो प्रोटॉन सबसे ज़्यादा भारी होता है, कौन, न्यूट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन, फिर होता है इलेक्ट्रॉन। ये इनका एटॉमिक मास का ऑर्डर होता है, ये इनके एटॉमिक मास का ऑर्डर होता है। इसी ऑर्डर में याद रखना है दोनों। अब बात करें कितना मास होता है इसके ऊपर, तो इसके न्यूट्रॉन का जो मास होता है पहले किलोग्राम में देखेंगे, फिर AMU में लिखूंगा, वहीं पे AMU में इससे डिवाइड करके लिखा जाता है। तो न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो होता है 1.6649 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये बहुत छोटा नंबर है। ये छोटे छोटे डिफरेंस ही बाद में क्वेश्चन को बहुत टफ करेंगे, क्योंकि जब भी घटाना जोड़ना आएगा तो बहुत ही छोटा छोटा माइनर आएगा, 0.0057 आ गया, 0.0027 आ गया, इस तरीके की नंबर आएंगे।
तो ये अच्छे से याद कर लेना है। वैसे एग्ज़ाम में तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये वैल्यू थोड़ी ना दे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का सेम इतना होता है, लेकिन यहाँ पे 49 की जगह कितना आता है 26। इसका लगभग 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का तो सबको पता ही होगा। इसको मैं MN, MP और ME लिख देता हूँ। ME कितना हो जाएगा, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बहुत ही छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसके कंपैरिजन में, दोनों की कंपैरिजन ये इस तरीके से। अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में निकालें तो वो तुम्हें याद होना चाहिए। तो ये तो दिख रहा होगा कि एक बार में कट जाएगा, लेकिन ये जब कटेगा तो बहुत ही कम आएगा। तो ये अपन इधर AMU में लिख रहे हैं। AMU की बात करें तो यहाँ पे MPE, MN और ME 1.00727, ये होता है 1.00866 और ये होता है 0.0055 AMU। AMU की बात कर रहे हैं अपन, AMU 1.00727, 1.00866 और 0.0055 AMU। AMU में इसे डिवाइड करके लिखते हैं किलोग्राम को। तो इसके पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा, समझ में भी आ रहा होगा। बहुत सारी वैल्यू होते जा रही हैं धीरे धीरे। तो एक बार फिर से, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट ही डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जिसको एक साथ अपन न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन के ऊपर आवेश जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ये किसी भी एटम को न्यूट्रल बना के रखते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन अगर बढ़ता है तो पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव। हमेशा ट्रांसफर होने वाली पार्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर होता है। न्यूक्लियस की जो चीज़ें हैं वो सिक्योर रहती हैं, कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है ना। फिर इसके बाद न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी ऑर्डर का होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻50 मीटर। एटम का साइज उससे बड़ा होता है, 10⁻⁻10। फिर हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं तो हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में निकालते हैं। किसी एक एटम को हम मान लेते हैं नमूने के तौर पे, एटम मतलब जो भी हमें मानना है उसकी तरह एक को फिक्स मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को निकालते हैं। तो हमने क्या मान लिया, C12 कार्बन C12 को एक एटम का उसका एटॉमिक मास जो भी होता है उससे अपन डिवाइड करके एक AMU का वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉल कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, तुम्हें डायरेक्ट याद रख लेनी है यहाँ पे, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है, और ये उनकी वैल्यू है। थोड़ा सा डिफरेंस है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, बाकी इलेक्ट्रॉन का तो पूरा ही अलग है। यहाँ पे ये वैल्यू भी याद कर लें। अब ये तो हमने बात करें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक मास क्यों बोल रहा हूँ, इनके मास की, पार्टिकल के मास की। हम पूरे एटम की बात करें तो एटॉमिक मास में क्या क्या है। अब देखो, इनकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये सेम ही है, दिख रही होगी। मतलब हम इनको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा कितना, 3 दशमलव के कुछ आसपास आएगा, 3.2 के आसपास। उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, 10⁻⁻31। अजी देखो यहाँ पे एक और एक 2 हो जाएगा, लेकिन ये जो 0.005 है, इलेक्ट्रॉन का उतना योगदान है क्या पूरे एक का। अपन बात करें एटम की, हम किसी भी एटम की बात करें, ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो बहुत ही कम है, तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का उतना योगदान नहीं होता है। किसका योगदान होता है सिर्फ, तो वो योगदान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो जब हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, x लिखा मैंने, तो इसको यहाँ पे लिखा जाता है z और यहाँ पे लिखा जाता है a। z मतलब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे a मतलब क्या है, एटॉमिक मास। तो जब भी हम एटॉमिक मास की बात करेंगे किसी भी एटम, x मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे एल्यूमिनियम को अपन इस तरीके से लिखते हैं, अपने पीरियोडिक टेबल में एग्जांपल इसी का लिखा जाता है। एल्यूमिनियम का 30 नंबर पे इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 27। अब 27 यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास में हमेशा होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उतना योगदान है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मास गेन करके रखते हैं। ज़्यादातर गेन कौन करके रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात क्लियर। जब भी z एटॉमिक नंबर की बात करेंगे हम, तो हम हमेशा प्रोटॉन को फिक्स मान लेते हैं, हमेशा प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को नहीं मानते, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं मानते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं ना, एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं आसानी से। लेकिन मैं पहले ही बोला हूँ कि जो भी न्यूक्लियस में होता है वो पार्ट सिक्योर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर यहाँ पे एटॉमिक मास बनाएंगे, और प्रोटॉन अकेला क्या बनाएगा, उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि वो भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर में हमेशा कौन आता है, सिर्फ प्रोटॉन आता है। ठीक है, ये बात क्लियर। तो यहाँ पे किसी भी, जैसे एल्यूमिनियम को मैंने रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ पे जो 30 है ये क्या है, प्रोटॉन नंबर, 27 क्या है, अपना
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हो रही है ना बात, कि जब भी मैं ए बोलूँगा, अब अपन ये जो ए है इसी को न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, तो कभी भी एटॉमिक मास बोले या फिर न्यूक्लियन बोले, इन दोनों का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा एटॉमिक मास ही होगा, ये पहली बात। सेकेंड, हमारे पास Z होता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं एक एटम से दूसरे एटम। कभी भी ट्रांसफ़र होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, और उसका मास अपन कंटेन नहीं करते हैं किसके अंदर, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं इस पूरे चैप्टर। ये किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने वाली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास में हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियन में क्या लेते हैं, एटॉमिक नंबर में क्या लेते हैं। ठीक है, ये पहली बात बेसिक सी है, ये पूरी न्यूक्लियस की बात हुई। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है। अगर इस वीडियो को तुम मूवी की तरह देख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग जितना है ना उससे भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पेन कॉपी लेके और ये सारी चीज़ें नोट करते हुए लिखो, अपने शब्दों में नोट्स बना लेना, शॉर्ट में बनाओ, लॉन्ग में बनाओ, जैसे बनाना, लेकिन नोट्स पेन कॉपी लेके बैठो कम से कम, इससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चलेगा। और क्वेश्चन करते टाइम कभी कभी पेन घुमाने लगता है ना, वो काम मत करना, उसको नेगलेक्ट मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि हम क्वेश्चन करते कभी नहीं बनता है तो पेन घुमाने लगते हैं कॉपी में, तो उससे तुम्हारा जो भी फोकस है ना वो भी गड़बड़ाता है और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। उसके साथ तुम्हारा जो ब्रेन है वो क्रिएटिविटी बढ़ती नहीं, उससे घटती है, क्योंकि हम फंस के रह जाते हैं एक ही चीज़ में। तो जब भी ऐसा हो क्वेश्चन में तो आगे बढ़ जाना। अभी पेन कॉपी लेके बैठना और ये सारी चीज़ नोट करना। हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, है ना, यहाँ पे एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम। इस पूरे चैप्टर में न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सिर्फ उन्हीं की बात चर्चा होगी, है ना। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, समस्थानिक पढ़ लेते हैं पहले। आइसोटॉपिक एटम न्यूक्लियस, समस्थानिक। सेकेंड आता है हमारे पास आइसोबारिक न्यूक्लियस, समभारिक। थर्ड हमारे पास आता है आइसोन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, तीन टाइप से आते हैं हमारे पास। क्या बोलता है ये, इसका मतलब क्या होता है, समस्थानिक मतलब पीरियोडिक टेबल में, ऐसा नहीं बोले कि पीरियोडिक टेबल में उनका स्थान समान ना, समस्थानिक मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम। मतलब इसमें यहाँ पे Z बराबर क्या होना चाहिए, सेम। Z क्या था, एटॉमिक नंबर, अभी अपने चर्चा करें। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब भी सेम। इतनी सारी चीज़ें हम एक ही उसमें बोल सकते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं Z सेम हो या प्रोटॉन सेम हो या फिर एटॉमिक नंबर सेम। इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों का नंबर 1 1 1 होता है, लेकिन इनका एटॉमिक मास 1 2 और 3 होता है। ठीक है, ये हो गई इनके हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। एक और एग्जांपल पढ़ा जाता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 777। नॉर्मली नाइट्रोजन होता है 14 N40, लेकिन ये 30 और 50 दो रूपों में पाया जाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर सेम है। इसको अपन बोलते हैं क्या, आइसोटॉपिक। ये आइसोटॉप्स हो गए जिसमें Z सेम होना चाहिए, P सेम हो या प्रोटॉन सेम होना चाहिए या फिर एटॉमिक नंबर, ये तीनों की बात एक ही है। सेकेंड आता है हमारे पास आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब समभारिक, समभारिक। इसका मतलब क्या कि इसका A बराबर क्या होना चाहिए, सेम, A सेम हो या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर सेम हो, या थर्ड हमारे पास क्या आ जाए, न्यूक्लियन बोल सकते हैं, न्यूक्लियन बराबर क्या हो, सेम न्यूक्लियन बोल सकता है, सेम न्यूक्लियन हो, या फिर इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे एटॉमिक मास बराबर क्या हो, सेम। ये सारी चीज़ें एक ही बात कहती हैं, तो ये कहलाएंगे क्या, आपस में आइसोबारिक। आपस में कहेंगे, अकेला कोई कुछ नहीं होता है। इसके कंपैरिजन में हम इसको बोल रहे हैं कि ये नाइट्रोजन मतलब सेम नंबर हो गया तो
टॉपिक है, आइसोटॉप्स है। ये आपस में क्या है, आइसोटॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अलग अलग एटम है, लेकिन ये आपस में आइसोटॉप्स है। इस तरीके से कंपैरिजन करके देखते हैं। तो अगर समभारिक बोला जाता है तो ए सेम हो, P+N सेम हो, न्यूक्लियन सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो। किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट इसी तरीके से करते हैं, या तो यहाँ लिख दो एटॉमिक नंबर या यहाँ भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 7 7 अगर 7 आ रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास, अब यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल पोटेशियम, ऑर्गन और कैल्शियम। देखो ये पोटेशियम आता है कितने नंबर पे, 19, सॉरी उल्टा लिख दिया, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ पे ऑर्गन आता है 18 नंबर पे, ये आता है 19 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे। इसका एटॉमिक मास होता है कितना, 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। ये पीरियोडिक टेबल में अलग होता है, ये मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल है जिसमें इनके एटॉमिक नंबर अलग हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक मास सेम है, पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम है, जो ए नंबर लिखते हैं अपन वो सेम है, न्यूक्लियन भी क्या है, सेम है। तो अगर हम इसका गोला बनाते हैं, गोला बनाएं तो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है। 18 इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन है, तो 18 प्रोटॉन, सेंट्रल में कितने हो गए, 18 प्रोटॉन, और इस 18 में से घटाया मैंने 40 तो कितने हो गए हमारे पास, 22 न्यूट्रॉन। वैसे यहाँ पे बात करें तो 19, अगर 19 नंबर लिखा है इसका मतलब 19 क्या है, प्रोटॉन, P+, 40 घटाया तो कितने हो गया, 21 न्यूट्रॉन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 20 प्रोटॉन तो 20 न्यूट्रॉन। इस तरीके से जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम, दोनों का न्यूक्लियन क्या होना चाहिए, सेम। तो ये आपस में तीनों क्या कहलाएंगे, आइसोबारिक। थर्ड हमारे पास आता है क्या, आइसोन्यूट्रॉनिक। तो आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियन, इसको और इसको घटा दो, मतलब आइसोबारिक नहीं, आइसोबारिक नहीं बोले, A-Z बोले। तो A-Z करने पर अगर चीज़ें सेम आ रही है, A-Z करने पर सेम आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोन्यूट्रॉनिक। या फिर A-Z करने के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो N आता है, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम, तो हम न्यूट्रॉन बोल सकते हैं सेम, या फिर A-Z हम बोल सकते हैं कि सेम होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल भी निकल के आते हैं, हम उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे, हमारे काम की बस इतना ही है। जब भी बोल दे तो A-Z, अगर तुम्हें कुछ 4-5 एग्जांपल दे दे, 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि इसमें से आइसोन्यूट्रॉनिक कौन है, तो घटा के देख लेना, कैसे घटाओगे। इस तरीके से न्यूक्लियस में होगा हमारे पास, वो नंबर कुछ भी देगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक्स इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं Z और यहाँ पे लिखते हैं ए और Z घटा देना। ए और Z जब घटाओगे तो तुम्हारे पास जो निकल के आएगा वो न्यूट्रॉन निकल के आएगा। तो हमारे पास सेंट्रल में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, तो इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ क्या कहलाता है, ए, और अकेला प्रोटॉन आप क्या कहलाता है, Z। तो A-Z करने पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हो गए। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस में वही सेम चीज़ें आनी है कि मतलब न्यूक्लियस में वही है, साइज़ है, उसका वॉल्यूम है, उसका एटॉमिक मास है, उसकी डेंसिटी है, वही सारी चीज़ें आती हैं। तो फटाफट सबसे पहला अपन साइज़ की बात करते हैं। साइज़, तो न्यूक्लियस को हम नापते हैं किसमें, फर्मी में, है ना, न्यूक्लियस को फर्मी में मापते हैं। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻50 मीटर, इतना होता है। अब ये जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है वो साइज़ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियन के ऊपर। न्यूक्लियन बोले तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऊपर। जितना ज़्यादा न्यूक्लियन होंगे, जितने ज़्यादा क्या होंगे हमारे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, उसका साइज़ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी अपने पास न्यूक्लियन जितने ज़्यादा होंगे। तो साइज़ की बात करें तो जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके जो एटॉमिक मास होता है, न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन को ऐसे दर्शाएंगे, उसकी पावर 1/3। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्स नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इसके न्यूक्लियन के। मतलब न्यूक्लियन में जितने ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब इन्वर्स, ये जो इन्वर्स नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसको जब अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा हमारे पास R0 और A की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। क्लियर। R0 यहाँ पे कांस्टेंट है कि इससे तो ज़्यादा ही होनी, 1.3 से तो क्या होनी है, ज़्यादा ही होनी, सॉरी 1.2 होता है R0 का मान, तो 1.2 एक कांस्टेंट है। R0 बराबर होता है यहाँ पे कितना, 1.2, लगभग लेते हैं अपन कितना, 1.2। एक एवरेज लेके चलते हैं कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसका
उसकी रेडियस इतनी तो होती है, तो R0 बराबर होती है 1.2 फर्मी, या फिर 1.2 फर्मी को हटाएंगे तो वही लगेगा अपने पास क्या 10⁻⁻50। ये हमारे पास निकला। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आए हमारे पास, कोई एटम दे देता है जिसके रेडियस इतनी है, तो दूसरा कोई एटम है उससे कंपेरिजन करके बताओ कि इसकी रेडियस कितनी होगी। इसके ऊपर अभी 1-2 क्वेश्चन भी अपन मैं करके बताऊंगा। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास क्या साइज। तो साइज दिख रहा है कि डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो न्यूक्लियन के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास के ऊपर। सेकेंड हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम की बात करें तो किसी भी नाभिक का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V बराबर 4/3 पाई R क्यूब। मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट इन प्रोपोर्शनल है जिसके R की पावर 3 के। और हमने पहले बात चर्चा कर चुके हैं कि R डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, A के ऊपर। तो अपन R को रिप्लेस कर सकते हैं किस तरीके से, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A की जगह क्या लिख दूँ, सॉरी R की जगह क्या लिख दूँ, A, और A की पावर कितनी होती है 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी है 3, क्योंकि हमने R की जगह पे रखेंगे। तो 3 से 3 है तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, A। मतलब वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वही एटॉमिक मास। जितना ज़्यादा उसके अंदर डेंस भरा होगा क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो 1/3 की पावर के इसमें है, और ये क्या है वॉल्यूम 1 की पावर में। थर्ड हमारे पास आता है क्या इसका, एटॉमिक मास। इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये कुछ 3-4 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या है, वही हमारे पास है ए को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी हम ज़्यादा चर्चा कर नहीं रहे। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो होती है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से दर्शाते हैं। तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। मास की चर्चा हम कर चुके हैं। मास बराबर क्या होता है यहाँ पे A, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई R क्यूब, R की जगह पे क्या आ जाएगा A। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4/3 पाई। अब यहाँ पे हमने R की जगह पे लिख तो दिए, लेकिन यहाँ पे R0 भी आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4/3 पाई R0 की पावर 3, और A आ जाएगा। A से A कटेगा तो ये कन्वर्ट होके पूरा कैंसिल करने के बाद निकल के आता है 3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दिख रहा होगा कि डेंसिटी क्या है। अब यहाँ पे डेंसिटी की ऑर्डर जो है वो फिक्स होता है, लगभग 10 या 17 ही आता है। तो एक फिक्स वैल्यू आती है इसकी डेंसिटी की 10⁻⁻70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या हम ग्राम में लिखें तो इसको 3 घात कम कर दो, 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब दिख रहा होगा कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इतना डेंस भरा होता है, इतने किलोग्राम 1 मीटर क्यूब में। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो इतना आएगा, और ये बहुत 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 डेंस होता है, बहुत छोटा भी होता है। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं हमारे पास, किससे रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइज वाला, कि साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एटॉमिक मास के ऊपर, न्यूक्लियन के ऊपर, और वो डायरेक्ट किस तरीके से डिपेंड करता है, R बराबर R0 और A की पावर 1/3। क्योंकि 2 एटम को जब कंपेरिजन करने को देगा तो तुम्हें क्या करना है, उसका रेशियो बना के बताना है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन दिखे मुझे, करके देखना तुम लोग। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम है 27 लिख के देता है प्रॉपर, न्यूक्लियन भी लिख के देता है, सब कुछ लिख के देते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की रेडियस है 3.6 फर्मी, और कॉपर की तुमसे पूछा है। तो तुम्हें क्या करना है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो क्या है, R बराबर R0 A की पावर 1/3, ये है हमारे पास। तो जब 2 डिफरेंट पूछे तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को रेशियो में हटा देते हैं, और फिर रेशियो बनाते हैं R1/R2 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा A1/A2, और इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो ये रेशियो बना। R1 क्या है हमारे पास, ये है, R2 निकालना है, A1 क्या है एल्यूमिनियम, A2 क्या है हमारे पास कॉपर। तो रखते हैं वैल्यू, R1 कितना है 3.6, R2 निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, A1 कितना है हमारे पास 27, न्यूक्लियन लिखना है हमको 27, और A2 क्या है हमारे पास कॉपर है तो 64 है, तो 64 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। हम रूट कैसे निकालते हैं, 1/2 रूट 2 बार गुणा करके लिखते हैं, तो वो 2 से कट जाता है। हम यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 × 27, और 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस पूरे की पावर कितनी 1/3, मतलब 3 है, तो ये 3 बाहर निकलेंगे एक बार में, और ये 3 एक बार में बाहर निकलेंगे। फाइनली निकल के आएगा कितना 3/4, और इधर कितना है 3.6 बटे में क्या आ जाएगा R2, काट दो 3 कम 3 3 2 6 12 4 48, मतलब R2 बराबर निकलेगा 4.8 फर्मी। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं, तो करके देखना इसके साइज के ऊपर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की बात हमने कर ली है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्या, न्यूक्लियस के अंदर कितने टाइप के फोर्स आते हैं, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है।
न्यूक्लियस के अंदर फोर्स की बात हम करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर कितने टाइप के फोर्स लगते हैं? 3 टाइप। एक जो सभी के बीच लगता ही लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 3 टाइप के फोर्स लगेंगे यहाँ पे। एक होता है क्या? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पे भी कोई चार्ज आया वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो सेकेंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्स है वो है न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही खतरनाक होता है न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे कम होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल एक अट्रैक्शन वाला फोर्स है, पता होगा, हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्शन फोर्स है ये, और बहुत ही दुर्बल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत ही दुर्बल फोर्स है, वीक फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एक मॉडरेट फोर्स है, लेकिन ये किसके बीच लगेगा? ये लगेगा सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है इसलिए वहाँ पे लगेगा नहीं, तो ये मॉडरेट हो गया। और मॉडरेट होने के बाद अब ये न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा? ये सिर्फ रिपल करेगा। रिपल क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर क्या लगता है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे रिपल फोर्स लगाएगा। ठीक है, मॉडरेट है, ये सबसे वीक है, वीकेस्ट भी बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर या पूरी अर्थ पे भी अपन देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों नेचर में होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी करता है। अट्रैक्शन रिपल्शन, ये अट्रैक्ट करता है 0.8 फर्मी से ज़्यादा होने पर ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इससे अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्ट करेगा, और 0.8 फर्मी से कम है, 0.8 फर्मी से अगर तुम कम हो तो क्या होगा? रिपल करेगा। 0.8 फर्मी से पास में आए तो वो क्या करेगा? रिपल करेगा। 0.8 फर्मी से दूर गए तो वो क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन इसकी जो रेंज है परास है, रेंज की हम बात करें तो इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम होती है, वो होती है 3 to 4 फर्मी तक, बस इतना ही काम करता है। इसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी कोटि का ही होता है, तो यहाँ पर रिपल अट्रैक्ट ही होगा, ये तो मान के चलो। रेंज बहुत कम होती है मानते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से है। कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स की, कि उसके पास क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है। न्यूक्लियर फोर्स की जब हम बात करते हैं तो पहली तो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके बाद ये न्यूक्लियन के मध्य लगता है, न्यूक्लियन पर काम करेगा। ठीक है, सेकंड न्यूक्लियन पे कार्य कर। अब न्यूक्लियन क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये नहीं देखेगा प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पे लगेगा। मतलब ये क्या होता है? चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज कुछ भी हो, इसको उससे कोई लेना देना नहीं। क्या ये दूरी पर डिपेंड करता है? करता है, दूरी। ले इसकी जो रेंज होती है वो अभी अपन ने लिखे, इसकी जो रेंज है वो होती है 3 to 4 फर्मी। अट्रैक्ट होता है, ये रिपल होता है, इस पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये दूरी पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस के साथ इसका जो नेचर है वो बदल जाता है। डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी से ज़्यादा हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.8 फर्मी से अगर ज़्यादा हुई तो ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। और अगर 0.8 फर्मी से कम होती है, 0.8 फर्मी से कम होती है तो ये क्या करने लगेगा? रिपल करने लगेगा। ठीक है, रेंज वगैरह भी है। कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है ये, है ना, सेंट्रल फोर्स नहीं माना जाता है, सेंट्रल फोर्स नहीं है ना, सेंट्रल फोर्स नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे कूलॉम लॉ अप्लाई नहीं होता है, और वो एक सेंट्रल फोर्स के लिए अप्लाई होता है कि 2 का गुणा करो, मतलब कोई भी मास का गुणा करो, चार्ज का गुणा करो, नीचे में क्या कर दो? डिवाइड कर दो आर स्क्वायर से। लेकिन ये सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। रेंज इसकी 3 to 4 फर्मी। ठीक है, इतना क्लियर है। ये सारी इसकी बातें हो गई हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं मास एनर्जी इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है मास एनर्जी रिलेशन, किसका है? वो आइंस्टीन का, है ना। आइंस्टाइन भी बोलते हैं, आइंस्टीन भी बोलते हैं। ये इन्होंने बोले थे कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है उसके उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एनर्जी।
कुछ भी पार्टिकल हो, कोई भी वस्तु हो, मैटर हो, उसका जितना मास होगा उससे उतनी एनर्जी हम बना सकते हैं। मतलब इनकी ये थ्योरी थी कि मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एनर्जी में। जैसे मैं हूँ, मुझे पूरा एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे क्रिस 3 तुमने देखा हो तो उसमें कुछ लाइट सा निकलता है, तो मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था उस टाइम पे, पार्टिकल्स को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। वो उसी टाइप का एक संबंध था, वो एनर्जी पे बेस्ड था। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पे एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट की, मास एनर्जी कॉन्सेप्ट की, कि यहाँ पे जो मास है वो हमें चाहिए सी स्क्वायर की वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करवा दो उसको। जो भी मास के पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल हैं, बड़े हैं, उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट करवा दो कि वो किससे, लाइट की स्पीड के स्क्वायर से वेलोसिटी के साथ क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे। सी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। इक्वेशन को पूरी सही तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है यहाँ पे कि उसकी जो मूवमेंट है, वेलोसिटी है, वो क्या होनी चाहिए, सी स्क्वायर के यहाँ। तो सी स्क्वायर को आइंस्टीन कोफिशिएंट ही है एक्चुअल में, कोफिशिएंट, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, मच्छर आ रहे हैं, सी बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से अब कन्वर्ट चलाना पड़ेगा सी स्क्वायर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके ऊपर दो चीज़ें हमें मिलती हैं इसी इक्वेशन के ऊपर। एक मिलता है मास डिफेक्ट, सेकंड मिलता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पे बहुत टाइम बहुत टाइम तक क्वेश्चन पूछे गए थे, 7, 8, 9, 10 के आसपास। मास डिफेक्ट क्या है, तो मास डिफेक्ट को ऐसे समझ लो, डेल एम लिखते हैं। हमारे पास कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस का जो मास है वो फिक्स हमारे पास एब्जॉर्ब करके हम देखते हैं वजन से माप के, तो वो जितना निकलता है वो हमेशा कब निकलता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर। मतलब मान लो कि जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो n/mn लिख देते हैं, सॉरी कैपिटल N लिख देते हैं, ये न्यूक्लियस का मास, ये हमेशा कम होगा किससे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर तुम जोड़ दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दो उस नाभिक में जितने भी हैं सभी को A, मतलब A जो भी जुड़ेगा, न्यूक्लियॉन का नंबर, इसके जो मास नंबर है उससे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो पूरा है ये हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अगर तुम जोड़ के देखो कितना आता है, 1.00727 और 1.00866, उसको जोड़ के देखोगे तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है सभी को जोड़ोगे तो वो हमेशा क्या निकलेगा, जो भी इसके ऊपर डला हुआ रहता ना, प्रेक्षित वाला नंबरिंग डली रहती है इसके एटॉमिक मास की, उससे हमेशा क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। तो जितना अंतर वो आ रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम बराबर, अगर मैं किसके लिए निकालूं, न्यूक्लियस के लिए, अगर मैं न्यूक्लियस के लिए निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो चीज़ें, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन के नंबर को हम z से लिखते हैं, तो z यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर है, और एक प्रोटॉन का क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं उसमें mp, एक प्रोटॉन का मास इंटू में z नंबर जो भी है, प्लस a माइनस z करूँगा तो मेरे पास न्यूट्रॉन का नंबर पता चल जाएगा a माइनस z करने पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, mn, और लास्ट में माइनस m अब्जॉर्ब वाला, जो भी प्रेक्षित है उसको अपन लिख देते हैं अब्जॉर्ब वाला। तो ये इसका जो नंबर है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो डेल एम हमेशा जो मास डिफेक्ट है वो पॉजिटिव आता है। कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट होता है, हमेशा कम होता है किसका, न्यूक्लियस का, जोड़ने पर न्यूक्लियस का ज़्यादा निकलता है, जो भी अब्जॉर्ब वाला है वो कम निकलता है। तो हम बोल सकते हैं मास डिफेक्ट डेल एम बराबर क्या होता है, जो भी अपन लिखते हैं p + n करके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस अगर मैं mn करूँ न्यूक्लियस का, वो हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट को ऐसे निकालते हैं। अगर मैं एटम की बात करूँ, ये न्यूक्लियस की बात करा मैंने, अगर मैं यहाँ पे एटम की बात करूँ तो डेल एम एटम के लिए क्या हो जाएगा, एटम में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन के मास डिफेक्ट की बात करूंगा तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियस का अब्जॉर्ब वाला लिख रहा हूँ तो उसकी जगह पे एटम का लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और साथ में कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगर वो एटम क्या है, न्यूट्रल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZmP प्लस Zme, ठीक है, प्लस A माइनस ZmN, तीनों का, और लास्ट में माइनस कर देना है m एटम का, जो भी उसके ऊपर अब्जॉर्ब डला हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, मास डिफेक्ट। ये तो समझ में आ गया होगा कि मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं,
जैसे क्वेश्चन 2008 में आया था कि क्लोरीन है 17 है 35 है, ये इसका क्लोरीन बना के दे दिया और तुम्हें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया और प्रोटॉन का द्रव्यमान दे दिया, और फिर तुमसे पूछा इसका मास डिफेक्ट कितना और उस मास डिफेक्ट से एनर्जी क्या होगी। तो नेक्स्ट हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वही मास डिफेक्ट से जितनी एनर्जी उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो तुम्हें जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है इसको लिख लेते हैं ईपी। बाइंडिंग एनर्जी को ईपी से दर्शाते हैं। ईपी बराबर होता है डेल एम इंटू में सी स्क्वायर। यही एनर्जी निकालने का है। जितना भी मास डिफेक्ट है, मास में जितना भी अंतर है उसको निकालो और उसका गुणा कर दो सी स्क्वायर से, तो तुम्हारे पास क्या निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, पहली बात। तो कैसे निकालना है, यहाँ पे इस तरीके से एटम बना हुआ देगा तुमको, 1735 बना के देगा बाकायदा, और न्यूट्रॉन का अलग द्रव्यमान देगा, प्रोटॉन का अलग द्रव्यमान देगा। इन दोनों को जोड़ना है, जितने इसके अंदर होते हैं। तो 17 प्रोटॉन है तो 17 बार तुम्हें प्रोटॉन जोड़ना है। इसके बाद घटाओगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34 और 1 मतलब 17, 18 होगा। तो 18 क्या करना है, न्यूट्रॉन। तो 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग जोड़ना है, फिर उसको घटाना है तुम्हें इसमें 35 में से। तो जितना भी अंतर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को रखना है तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पे यहाँ पे। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी को अपन अगर डेफिनेशन बोले तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है, किसी भी न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन में बदल दो। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं, उसको एक एक न्यूक्लियॉन में अलग अलग कर देना, उसी को बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, मतलब चेंज करना है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, कि न्यूक्लियस जो है उसको अपन क्या कर रहे हैं, खोल के न्यूक्लियॉन बना दो। तो न्यूक्लियॉन बनाएंगे तो एक एक न्यूक्लियॉन अलग अलग हो जाएगा। इस दौरान जो भी मास डिफेक्ट होगा उसी से निकलती है क्या, ईपी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का। लेकिन हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को अकेले ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पूरे एटम की बाइंडिंग एनर्जी, हम इसे पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि पूरे जो भी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, अलग निकलेगी। अगर जोड़ के देख रहे हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट से अलग निकल रही है, लेकिन हम एक एक न्यूक्लियॉन निकालते हैं। जब भी हम करते हैं उसको, मतलब पूरा न्यूक्लियॉन में चेंज करते हैं किसको, न्यूक्लियस में, तो हम एक एक न्यूक्लियॉन को देखते हैं। मतलब कि एक न्यूक्लियॉन निकला, उससे में कितना डिफेक्ट आया एनर्जी में, तो मास में डिफेक्ट कितना आया, तो उससे एनर्जी कितनी निकली। तो बाइंडिंग एनर्जी को हमेशा क्या करते हैं अपन, पर न्यूक्लियॉन देखते हैं। तो हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को, इसके लिए ग्राफ भी है हमारे पास। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ा जाता है, और इसमें देखा जाता है कि कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल। तो यहाँ पे अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि उसको न्यूक्लियॉन में बदलना क्या है, टफ काम है ना। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा पर न्यूक्लियॉन में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उतनी ही कम। इसके ऊपर एक पूरा अपन ग्राफ बना के देखेंगे। अभी बोर्ड पे ग्राफ बना हुआ आ जाएगा डायरेक्ट, मैं तो बनाऊंगा नहीं ऐसे वीडियो में। तो एक बार फिर से समझते हैं। आइंस्टीन ने बोला क्या, मास एनर्जी रिलेशन है कि एनर्जी मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करते टाइम यहाँ पे जो गुणक आता है, कोफिशिएंट आता है, वो सी स्क्वायर आता है। सी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे लाइट स्पीड है, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। इसमें हम दो चीज़ देखते हैं, एक मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, तो मास डिफेक्ट होता है कि नॉर्मली जो भी न्यूक्लियस का ऑब्जॉर्वर लिखा हुआ होता है उससे हमेशा ज़्यादा होता है, किसका वेट होता है ज़्यादा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो टोटल अपने पास जो भी न्यूक्लियॉन है, तो टोटल न्यूक्लियॉन का मास हमेशा उसके न्यूक्लियस के मास से जो भी ऑब्जर्व वाला है उससे ज़्यादा ही आता है। अगर एटम की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पे एटम का ऑब्जर्व वाला लेते हैं। तो ऑब्जर्व वाला क्या है, एटम बना के देगा और उसके ऊपर वो क्या करके देगा, लिख के देगा, है ना, लिख के दे देगा। फिर उसके बाद क्या बोलेगा तुमसे कि इतना इतना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है, जोड़ के उसको मास डिफेक्ट देख लेना। अब उस मास डिफेक्ट से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उस न्यूक्लियस में से, उसी को हम बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला वही है, मास डिफेक्ट में सी स्क्वायर का गुणा कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो एक न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन में चेंज करते टाइम जितनी भी मास डिफेक्ट से एनर्जी निकलती है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को नॉर्मली हम पूरे न्यूक्लियस के लिए नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी को हम पर न्यूक्लियॉन पे देखते हैं, क्योंकि एक एक न्यूक्लियॉन अलग करते हैं। तो एक न्यूक्लियॉन अलग करते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होगी पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलेंगे। ये इसका मान जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मान कम होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। इसके लिए ग्राफ है, वो देखते हैं आगे अपन ग्राफ। तो ये ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ में हमने दो चीज़ें ली है, एक साइड लिए हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को अपन ऐसे लिख रहे हैं, डेल EB पर न्यूक्लियॉन मतलब ए। अब ये जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, तो हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी
ऑफ न्यूक्लियन, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन बनाने में, मतलब हर एक न्यूक्लियस से नहीं, एक न्यूक्लियस को जब अपन न्यूक्लियन में चेंज करेंगे तो पर न्यूक्लियन पे जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस उतनी ही ज़्यादा हो। अब यहाँ पे ये ग्राफ है, ग्राफ याद नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। ग्राफ बनाया जाता है दो क्वांटिटी के बीच, एक है एटॉमिक मास या न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, सेकेंड है अपने पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ईपी लिख दिया था शायद मैंने वहाँ पे गलती से, ईबी करना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलेगी किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिलियन मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक पर न्यूक्लियन पे इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए। अब ये जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन इस तरीके से बनता है, तो ये सब तुम्हें याद नहीं रखना है। इस तरीके से घटता बढ़ता ग्राफ बनता है और इधर स्लो हो जाती है। यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी है कि इस पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी निकल के आती है पर न्यूक्लियन पे, तो वो निकलती है आयरन की। आयरन 5626 इसका नंबर होता है, इसके लिए मैक्सिमम ईबी निकल के आती है, ईबी पर न्यूक्लियन निकल के आती है। वो निकल के आती है कितनी, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम। दिख रहा होगा ये हमारे पास आयरन है, इसका जो हाईएस्ट निकल के आएगा वो 8.8 के आसपास निकल के आता है, हाईएस्ट पे, ठीक है। उससे ज़्यादा ऊपर कोई नहीं जाता है, तो मैक्सिमम बोल सकते हैं हमारे पास कौन है स्टेबल, तो आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ये हम इसमें पूरा देखते हैं। दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ बनाए थे हमने, एक न्यूक्लियन है और एक क्या है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी जिसकी पर न्यूक्लियन एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकेंड, यहाँ पे बाकी की कम ज़्यादा निकल रही है, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस का भार है, एटॉमिक मास है, वो कम है, तो उस हिसाब से अपन इनको अनस्टेबल नहीं बोलते हैं, ये स्टेबल होते हैं। लेकिन जब यूरेनियम तक बात आती है 238, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 7.7 है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब यूरेनियम 92 238, यूरेनियम के और भी होते हैं आइसोबारिक, 238 इसकी निकल के आती है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल है, और ये जो है वो अनस्टेबल की कैटेगरी में आता है। क्या, यूरेनियम, ये अनस्टेबल की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और उस दौरान जितनी भी एनर्जी निकल रही है वो फिर भी इसके लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए हम इसको अनस्टेबल की कैटेगरी में डालते हैं। इसकी पर न्यूक्लियन निकल के आती है कितनी, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अनस्टेबल की कैटेगरी में आता है। बाकी के जो ये जो मीडियोकर हैं, मीडियोकर साइज के हैं, वो स्टेबल की कैटेगरी में आते हैं, ना ज़्यादा स्टेबल ना कम स्टेबल, वो ठीक स्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। ये पूरा ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, दो चीज़ें याद रखनी है, आयरन की मैक्सिमम है, यूरेनियम की 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है और ये मैक्सिमम स्टेबल होता है। अब जब भी बाइंडिंग एनर्जी निकाली जाएगी तो बाइंडिंग एनर्जी किसके कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं, डेल ईबी, और उसका फॉर्मूला क्या है डेल ईबी का, डेल ईबी बराबर डेल एम इंटू में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल एम क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, मास डिफेक्ट है, सी स्क्वायर क्या है, चाल है, यहाँ पे स्पीड है, लाइट स्पीड है। अब इसको पर न्यूक्लियन से, जितने भी न्यूक्लियन हैं उससे तुम डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे कि आयरन है हमारे पास, आयरन कितना 26 और 56 है ना, तो यहाँ पे तुमने निकाल लिया एनर्जी डेल ई बी, उसको फिर डिवाइड कर दो किससे, 56 से, तो डेल ई बी बट्टे में कितना आ जाएगा 56 बराबर जो भी निकल के आएगी एनर्जी वो निकल के आएगी क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं हम किसके ऊपर, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। एक क्वेश्चन है, कुछ बेसिक बताना भी थोड़ा सा रह गया था, यहीं पे बताऊंगा क्वेश्चन में, वहाँ पे नहीं बता सकता था। अब यहाँ पे आंसर तुम्हारा दो रूपों में हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके अलग से लिख लेना क्योंकि ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है ईबी है वो दो यूनिट में आती है, एक हो सकती है जूल में, सेकेंड हो सकती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब जूल में आएगा तो किस यूनिट का यूज़ करना है तुम्हें, तो मास में यूज़ करना है तुम्हें किलोग्राम का, और C बराबर यूज़ करना है तुम्हें किसका, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर बात। जब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन हो तो तुम्हें क्या करना है, फिर मास बराबर AMU, एक AMU बराबर पता है, और तुम्हें ये चेंज वेंज नहीं करना है, किलोग्राम को AMU में चेंज नहीं करना है, वो प्रॉपर बना के देगा AMU।
तुम्हें यहाँ पे चेंज करना है सी को, तो यहाँ पे तुम्हें सी स्क्वायर जो भी है उस पूरे की वैल्यू रखनी है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन इसको चेंज कर देते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास जूल के लिए फॉर्मूला क्या है, EB बराबर डेल एम सी स्क्वायर। एम रखना है तुम्हें किलोग्राम में, यहाँ पे एम रखना है किलोग्राम में, सी रखना है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहली बात जब आंसर आएगा तुम्हारा किसमें, जूल। सेकेंड डेल EB बराबर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे डेल EB आएगा ना, डेल EB बराबर क्या करना है तुम्हें, फिर पूरा फॉर्मूला लगाना है क्या, डेल एम इंटू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU। तो इससे तुम्हारी क्या निकल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी जो भी निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एम का मान किस में रखना है तुम्हें, AMU में रखना है। ठीक है, इतनी क्लियर बात। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कभी किलोग्राम में देगा तो सी का मान ये रखना है, कभी क्वेश्चन में एम का मान AMU में देगा तो सी स्क्वायर बराबर ही रखना है तुम्हें क्या, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन है एटम, इसके न्यूक्लियस का मास इतना दिया है, ऑब्जॉर्व वाला है ना, दिया हुआ है। यहाँ पे न्यूट्रॉन का इतना होता है, प्रोटॉन का इतना दिया है, तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या होता है, EB बराबर डेल एम सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये किस में दिया है, AMU में दिया रहेगा, है ना, ये किलोग्राम में थोड़ी ना दिया है, AMU में दिया रहेगा, ये भी AMU में दिया रहेगा। तो तुम्हें यहाँ पे सी स्क्वायर की जगह पे किसका यूज़ करना है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके लिए पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मास डिफेक्ट डेल एम निकालना पड़ेगा। डेल एम कैसे निकालते हैं, तो डेल एम बराबर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ो और उसमें से न्यूक्लियस को घटा दो। तो यहाँ पे 7 क्या है हमारे पास, MP मतलब कि प्रोटॉन। कैसे निकाला मैंने, इससे निकाला। यहाँ पे 7 उसका Z मतलब 7 प्रोटॉन, 14 में 7 गई तो 7 न्यूट्रॉन, तो 7 MP प्लस 7 Mn माइनस जो भी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस का मास है M दिया है। सभी मान रखो और निकालो मास डिफेक्ट कितना निकलेगा, ये 7 इंटू में MP कितना हो जाएगा, नीचे वाला 1.00783 प्लस 7 इंटू 1.00867 माइनस ये कितना दिया हुआ है 40.00307। इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा यहाँ पे 7 7 14 14 और ये थोड़ा यहाँ पे 7 2 49 7 56 0.11243 AMU में निकल के आएगा। तो ये तुम्हारे पास निकला क्या, मास डिफेक्ट। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखना और आंसर निकालना। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये लगभग निकलेगा 104 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो जब मान रखोगे तो यहाँ पे EB बराबर आ जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, EB बराबर आ जाएगा 104.6 के आसपास आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो कैसे करना है पूरा व्यवस्थित समझ लेना है ना। क्या करना है, जब भी न्यूक्लियस का मास दिया रहेगा, अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन का दिया रहेगा, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट को अगर बाइंडिंग एनर्जी अकेला पूछा है तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, पर न्यूक्लियन पूछा है तो उसमें लास्ट में तुम्हें 14 का भाग भी देना है पर न्यूक्लियन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछा तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दी। एनर्जी निकालने के भी 2 फॉर्मूले हैं, एक है हमारे पास क्या, जूल में निकालना है तो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड में, जब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा तो AMU और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखना है किसका, सी स्क्वायर का। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ठीक, ये हमारे पास हुआ एनर्जी वाला पूरा खत्म। इसके ऊपर और क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बाकी तुम अप्लाई करके देखना, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन। 2 चीज़ पढ़नी है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिजन मतलब विखंडन टूटना, फ्यूज़न मतलब जुड़ना। न्यूक्लियर फिजन से भी 3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय भट्टी, और एक होता है कि अपने पास न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक वैल्यूएबल यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले न्यूक्लियर फिजन देखते। अब न्यूक्लियर फिजन क्या है, तो न्यूक्लियर फिजन में जो भी हेवी न्यूक्लियस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं थोड़े मॉडरेट या लो टाइप के न्यूक्लियस में, जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, 230 से ज़्यादा होता है। जिनका मास कितना होता है, 230 से अबव होता है, 230 के अबव होता है, उनको अपन क्या मानते हैं, हेवी न्यूक्लियस। अब ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अब ब्रेक होने के लिए इन्हें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई चाहिए ना, तभी ब्रेक होगा। ऐसे तो होता नहीं कि रखे रखे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इसको ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन। जैसे मान लो कोई एक एटम है जो
230 से ऊपर का एटॉमिक मास रखता है, 230 से ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं न्यूट्रॉन डालूँ 0 और 1 लिख रहा हूँ क्योंकि इसके पास चार्ज कुछ नहीं होता है, मास होता है 1। तो ये अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये पहले क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा और वो जो होगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। इंटरमीडिएट जो बनता है वो एक्साइटेड होता है और वो टूट जाता है फिर किस में, दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस में। लो होंगे, मॉडरेट होंगे, किसी भी टाइप के होंगे। तो ए टूट गया मान लो B+C में और साथ में कुछ एनर्जी निकालेगा और ये जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ए टूटेगा, पहले इंटरमीडिएट बनेगा और फिर B+C में। अब ये जो पूरी रिएक्शन होती है ये बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। लगभग इसका जो टाइम होता है वो 10⁻⁻6 सेकेंड के आसपास होता है, इतना कम। जैसे न्यूट्रॉन आया फट से ब्रेक हो जाएगा इसमें, दो लो टाइप के न्यूक्लियस में, हैवी न्यूक्लियस है, लो टाइप के न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक साइंटिस्ट ने खोजा था, स्ट्रॉन्ग्स ने, वो निकाला था किसमें, उसने यूरेनियम के ऊपर। तो ये जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी, साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन डिस्कवरी जो हुई थी वो यूरेनियम 235 में हुई थी। तो यूरेनियम के ऊपर जब अपन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन डालते हैं तो वो क्या ब्रेक हो जाता है कि इसमें दो हल्के कोई से भी टाइप के न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, उसके साथ कुछ एनर्जी निकलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन फिर से बन जाते हैं। जब ये ब्रेक होगा तो इसमें कुछ न्यूट्रॉन जिनको अपन सेकेंडरी न्यूट्रॉन बोलते हैं वो फिर से 2 डिग्री न्यूट्रॉन वापस से बन जाएंगे, 2 डिग्री न्यूट्रॉन फिर से बन जाएंगे। तो अब यूरेनियम में कैसे खोज हुई थी, यूरेनियम के ऊपर डाला गया, कुछ में भी ब्रेक हो जाएगा, बनने वाला कुछ भी हो सकता है लेकिन टूटने वाला तो फिक्स है। यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर अपन क्या डाल रहे हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं, गोली मार दो न्यूट्रॉन की तो ये ब्रेक हो जाएगा। कभी बेरिलियम में हो सकता है, क्रिप्टॉन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिक्स, ये अपने पास फिक्स नहीं। इसके साथ में कुछ सेकेंडरी न्यूट्रॉन निकलेंगे। सेकेंडरी न्यूट्रॉन हमेशा 2 या 3 होते हैं, तो 0 और 1 और साथ में एनर्जी निकलती है। तो यूरेनियम 235 में फिक्स एनर्जी निकलती है। फिक्स कितनी होती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये और किसी में टूटेगा तो भी 200 मिलियन ही निकलेगी, मतलब जो ब्रेक होने वाला अगर सेम है तो वो क्या होगा, हमेशा हर बार क्या होगा, सेम ही एनर्जी उत्पन्न प्रोड्यूस करेगा। टूट किसी में भी सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बेरिलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये दोनों मिलके इसमें से जितने भी न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उससे कम थोड़ा सा ऐड होके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये किस में टूट सकता है और किसी में भी टूट सकता है। जैसे यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन 01 है, ये किस में टूट सकता है, स्ट्रोंशियम में भी, क्रिप्टॉन, जीनॉन और स्ट्रोंशियम SR में भी टूट सकता है। उस दौरान जब निकलते हैं तो 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये तुम्हें याद नहीं रखना है कुछ भी, वो तो इक्वेशन बना के देगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितनी निकलेगी, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। ठीक है, इसमें खोज हुई थी। अब इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है कि कोई एक भारी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, वो न्यूट्रॉन की बमबारी पे 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और कुछ सेकेंडरी न्यूक्लियस निकालता है और कुछ मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे एनर्जी की भी बात करेंगे अपन कि किस किस भाग में एनर्जी चली जाती है। ये इस टाइप से इक्वेशन मिलेगी किसमें तुम्हें, न्यूक्लियर फिजन में। अब होता कितने टाइम में ये रिएक्शन हो जाती है, 10⁻⁻6 सेकेंड में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रॉन बने हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन, अगर ये वापस से किसी दूसरे, क्योंकि हमारे पास ये क्या होते हैं, अगर थोड़ा सा भी ले रहे हैं, 1 मोल भी ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, ये एटम होते हैं यूरेनियम के। तो ये वापस आएंगे और दूसरे यूरेनियम को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसी से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बन जाती है। इसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कितनी चीज़ें हो रही हैं, कितने पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। हैवी न्यूक्लियस है, ब्रेक हो जाएगा किसमें, 2 मॉडरेट या लो टाइप के न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे जो ब्रेक होने वाला है वो हमेशा होता है क्या, हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है लो न्यूक्लियस में। ठीक है, सेकेंड ये है कि इसमें सेकेंडरी 2 डिग्री न्यूक्लियस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और जो उसकी एवरेज अगर अपन बात करें तो 2.5 सेकेंडरी होता है। 2.5 के हिसाब से ये निकलता है, कभी 2 निकला कभी 3 निकला, तो ये एवरेज जब आता है तो 2.5 आता है। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है 200 मिलियन की बात नहीं करें, हम दूसरे की भी बात करें, उससे जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका कितना पार्ट कहाँ कहाँ जाता है, तो उसका 0.1% चला जाता है किसमें, मास डिफेक्ट में। 7% चला जाता है गामा रेडिएशन में, उससे रेडिएशन भी निकलती है ना, तो गामा रेडिएशन में।
बाकी का 97% काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, उसके जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। जिसमें भी ब्रेक हुआ, ये जो एटम में ब्रेक हुआ है, लो न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ, उसमें कहाँ चले जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये पूरी एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जितनी एनर्जी निकली वो एवरेज हर बार सेम ही होती है, अगर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर यूरेनियम को तुम ब्रेक करोगे तो हर बार कितनी एनर्जी निकलेगी, 200 मिलियन निकलेगी। खोज हुई थी यूरेनियम में से, इसलिए अपन यूरेनियम को ज़्यादा पढ़ते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है। ये पूरी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा, है ना, कि क्या होता है इसमें। हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लो या मॉडरेट टाइप के न्यूक्लियस में कब ब्रेक होते हैं, जब इनके ऊपर अपन न्यूट्रॉन डालते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। तो ये किसी में ब्रेक हो जाएंगे, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, सेकेंडरी 2 डिग्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे और कुछ अलग टाइप के लो टाइप के न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेंगे। यूरेनियम का एक एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपने पास क्या है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है? तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जो अभी हमने क्या पढ़े, न्यूक्लियर फिजन पढ़े, जिसमें ब्रेक हो जाता है यूरेनियम, किसमें, दूसरे एटम्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे एक फिर से एग्जांपल देखते हैं, यूरेनियम 235, इसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन मैंने डाला तो ब्रेक हो जाएगा किसमें, फॉर एग्जांपल हमने जो देखे थे अभी वही बेरिलियम, और यहाँ पे टूट जाएगा किसमें, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूटा था। ये आता है 144 और ये आता है 89। इसमें से 3 न्यूट्रॉन, सेकेंडरी न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे थे और कुछ 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन है। अब यहाँ पे हमेशा एक ही यूरेनियम थोड़ी ना होगा, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे यूरेनियम होगा। तो और भी यूरेनियम है, मान लो 235, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 235। इसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास सेकेंडरी न्यूट्रॉन बने। सेकेंडरी न्यूट्रॉन आएंगे और इस बारी बारी से जिसके ऊपर अटैक करना है उसको ब्रेक करेंगे फिर से। तो ये फिर से ब्रेक होगा किसी और में, है ना, जैसे B+C में ब्रेक हो गया, साथ में एनर्जी निकालेगा। ये भी ब्रेक हो गया, सब ब्रेक होते जाएंगे। फिर इनसे क्या होगा, फिर से न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे और फिर से जाएंगे और फिर किसी के ऊपर अटैक करेंगे। मतलब ये रिएक्शन बन जाती है बहुत ही बड़ी बात। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये कितने टाइम में होती है, 10⁻⁻6 सेकेंड में, मतलब मिलियनवे हिस्से में हो जाती है, 1 सेकेंड के मिलियनवे हिस्से में हो जाती है ये पूरी न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये कंटिन्यूस चलते रहती है। और अगर 1 सेकेंड का टाइम भी अपन माने तो 10 मिलियंस रिएक्शन हो जाती है कितने में, 1 सेकेंड में। तो ये पूरी रिएक्शन एक एटॉमिक बम बनाने में यूज़ होती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो पूरी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, दिख रहा होगा कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब यहाँ पे 200 मिलियन है, मिलियंस टाइम इसका गुणा कर दें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, कितने में, 1 सेकेंड में। मतलब इसका यूज़ हम किस में करते हैं, परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में यूज़ करते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड वे में ये चलती जाए, है ना, अनकंट्रोल्ड वे मतलब ये हम इससे कंट्रोल नहीं कर पाए, न्यूक्लियस बने, सेकेंडरी न्यूट्रॉन बने, फिर ब्रेक करे, चलते जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कुछ ही सेकंड में। इससे परमाणु बम, एटॉमिक बम बनाने में यूज़ में करते हैं। अगर क्या हो, एक्चुअल में ये बहुत महंगा भी होता है ना। ये अभी कहीं पे पकड़ाया था, शायद 300 मिलीग्राम ही पकड़ाया था, और उसकी जो वैल्यू थी वो करोड़ों में थी, करोड़ों अरबों में थी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्लूटोनियम भी एक एटॉमिक बम ही बनाने में यूज़ में आता है। जैसे मिशन इम्पॉसिबल 5 आया था, उसमें भी प्लूटोनियम का यूज़ हुआ था। 3 प्लूटोनियम के गोले रहते हैं, उसके अंदर रहता है प्लूटोनियम, उसका यूज़ करते हैं एटॉमिक बम बनाने में, मिसाइल वगैरह में। तो ये बहुत ही महंगा होता है, मिलता भी कम है। अब अगर इस तरीके से किसी को भी मिल जाए तो वो तो एटॉमिक बम बनाने लगेगा ना, और उसके लिए चाहिए भी क्या, एक न्यूट्रॉन ही चाहिए जो डालो, वो तो रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहती है। अगर क्या हो, इसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की, हम उसको कंट्रोल्ड वे में, अनकंट्रोल्ड वे में चलेगी तो वो परमाणु बम बना लेगी, है ना। परमाणु बम में अनकंट्रोल्ड वे में चलती है। अगर क्या हो, हम इसको कंट्रोल वे में चलाएं कि जितनी एनर्जी हमको चाहिए उतनी ही प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसका देखते हैं अपन। और इसका जो न्यूक्लियर भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर तुमने सुना होगा, उसमें अपन इसको कंट्रोल वे में ही चलाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम ये जो पूरी रिएक्शन है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कितने सारी चीज़ें। देखो यहीं पे बता रहा हूँ कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसमें नेचुरल यूरेनियम का यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल बोल लो, नेचुरल यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम क्या होता है, ये जो 235 है, ये इतना मतलब कि वो होता है कि इसको हल्का सा एक न्यूट्रॉन मिल जाए, कोई
फालतू का न्यूट्रॉन भी ऐसा जो इसको फोड़ने भी नहीं गया हो, आजू बाजू से गुजर ही रहा होगा, ये उससे भी फूट जाएगा। कौन सा वाला? 235। तो इसका अपन यूज़ क्या करें? कम करें, सिर्फ उतना ही यूज़ करें कि ये रिएक्शन को स्टार्ट कर दें, रिएक्शन को स्टार्ट कर दें। बाकी ऐसे यूरेनियम का यूज़ करें जो इस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल वे में चलाए। तो इसके लिए हम नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते हैं और वो होता है 235। ये लेते हैं सिर्फ 0.7%, बाकी का 99.3% लेते हैं अपन यूरेनियम 238, 99.3%। अगर इस मिक्सचर का यूज़ करें, इसी को हम नेचुरल यूरेनियम इसको बोलते हैं। अगर इसका यूज़ अपन करें, इसको सिंथेटिक यूरेनियम भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसको मिला के बनाए हैं। 0.7% ये है तो एक न्यूट्रॉन तो इसको तोड़ देगा, है ना। मतलब इसको जो यूरेनियम 235 है, इसको वीक टाइप का न्यूट्रॉन भी क्या करता है? तोड़ देता है। लेकिन ये हमेशा हैवी न्यूट्रॉन से टूटता है। हैवी न्यूट्रॉन चाहिए इसके लिए, किसके लिए? 238 के लिए। तो स्टार्टिंग में तो ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो इससे न्यूट्रॉन बनेंगे वो हमेशा हैवी होंगे, तो ही आगे रिएक्शन होगी। तो कंट्रोल वे में इसमें अपन क्या कर सकते हैं? नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हुई कि हम क्या करें, इस यूरेनियम को ही चेंज करके दूसरा यूरेनियम अच्छा नेचुरल वाला यूज़ करें। ठीक है, पहली बात। सेकेंड, यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंडरी न्यूट्रॉन बन रहे हैं 2 डिग्री न्यूट्रॉन, उसको अपन क्या करें? इस पूरी रिएक्शन से बाहर ही कर दें। इस पूरे न्यूट्रॉन को, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन बन रहा है, उसको इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर उधर समझ में तो आ ही जाएगा। लॉसेस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन कैसे लॉस हो सकता है? या तो अपन इसको पूरी रिएक्शन से बाहर कर दें, और ये बाहर करना बहुत ही टफ काम होता है, तो अपन इसीलिए तो इस हैवी न्यूट्रॉन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोकल न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसको ऑब्जॉर्व भी कर लेता है, और फिर जैसे 2-4 को ऑब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं? उतनी एनर्जी हैवी वाली बन जाएगी, तो उससे ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यूरेनियम 238 ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, किसको? ऑब्जॉर्व कर लेता है किसको? सेकेंडरी न्यूट्रॉन को। तो ये इस पूरी रिएक्शन से क्या हो जाते हैं? बाहर, घूमते नहीं फिरते हैं इधर उधर, इसलिए वे पूरी रिएक्शन से क्या हो जाते हैं? ऑब्जॉर्व होकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पहली बात, ये पहली बात हुई हमारे पास नेचुरल यूरेनियम का यूज़ कर लेंगे तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को क्या कर लेंगे? अपन कंट्रोल वे में चला लेंगे। सेकेंड हुआ हमारे पास हुआ कि इस सेकेंडरी न्यूट्रॉन को क्या कर दें? अपन रिएक्शन से बाहर ही कर दें, तो वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंट्रोल वे में चलेगी। कंट्रोल वे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी एनर्जी का हमें यूज़ करना है। ठीक है, सेकेंड बात होगी। थर्ड बात, हम यहाँ पे जो यूरेनियम के टुकड़े का यूज़ करते हैं वो एक साइज में यूज़ करें, ताकि उससे उतने ही न्यूट्रॉन बने जितने हमको ज़रूरत है। मतलब जैसे कोई साइज है, उसमें बहुत सारे क्या होंगे? यूरेनियम के एटम्स होंगे, तो हम उस साइज में उतने ही एटम यूज़ करें कि हमें उतने ही न्यूट्रॉन यूज़ में लेने हैं, उतने ही प्रोड्यूस हो। तो हम इसके लिए उसको बोलेंगे क्या? क्रिटिकल साइज का यूज़ करें। क्रिटिकल साइज ऑफ यूरेनियम, क्रिटिकल साइज का यूज़ करें। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है कि क्रिटिकल साइज का यूज़ करना, तो उतना ही यूज़ करना है जिससे हमारे पास जितने न्यूट्रॉन बनाने हैं उतने ही न्यूट्रॉन बने। तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या? क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज को हम नाप सकते हैं किससे? के से। देखो, के को बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं। प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी प्रोडक्शन ऑफ उत्पाद, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन 2 डिग्री न्यूट्रॉन बट्टा लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, लॉसेस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन। सेकेंडरी है सब, सेकेंड क्या लिखना? लॉसेस ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये के एक फैक्टर के तौर पे अपन इसको यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बट्टे में क्या आ गया? लॉसेस ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसका बैलेंस बना हुआ है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो ये हम कंट्रोल वे में रिएक्शन को पूरा क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 टाइप से चीज़ें हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? जब के बराबर क्या हो? 1 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल साइज का ही अपन ने क्या यूज़ करे? यूरेनियम यूज़ करें, तो इसमें बोल सकते हैं क्रिटिकल साइज है इसका। अगर यहाँ पे के ज़्यादा हो जाए किससे? 1 से, तो ये क्रिटिकल साइज से ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चलेगी। क्रिटिकल साइज है तो इसमें क्या चलेगी? कंट्रोल वे में चलेगी रिएक्शन। अगर यहाँ पे के 1 से कम हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिएक्शन रुक जाएगी।
कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं और उसके लॉसेस अपने पास क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। पूरी न्यूक्लियर जनरेशन समझ में तो आ गई होगी है ना, कि यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम ब्रेक होगा दो लो टाइप के न्यूक्लियस में, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूट्रॉन बनेगा, वापस से आएगा, उसमें यूरेनियम को ब्रेक करेगा और ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में चलती रहेगी। इससे हमारे पर परमाणु बम, एटॉमिक बम बनाने में यूज़ में करते हैं। लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल वे में चला लें तो इससे जो एनर्जी बनने वाली है उसको अपन बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं। अब कंट्रोल वे में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो यूरेनियम का नेचुरल वर्जन यूज़ करें, और वो होता है क्या, 238 99.3%। ये इस तरीके से वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो कंट्रोल वे में चलेगी। और चीज़ें भी बदल सकते हैं अपन। सेकेंडरी न्यूट्रॉन जो बन रहे हैं उनको क्या करें अपन, बाहर कर दें इस पूरी रिएक्शन से, अब्जॉर्ब कर। ये बाहर कैसे होते हैं, तो अब्जॉर्ब कर लेता है 238। ये लोकल वाले न्यूट्रॉन से ब्रेक नहीं होता है, हैवी न्यूट्रॉन चाहिए था लेकिन ये ब्रेक हो जाता है यूरेनियम अपना 235 वीक से, इसलिए अपन उसको कम कर दिए। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये पूरी रिएक्शन भी समझ में आ गई, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है। क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर इसी के ऊपर पूछेगा कि इसमें क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल वे में क्या करते हैं। बाकी इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बस पढ़ लो, समझ लो एक बार। आगे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का यूज़ किस में कर सकते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम किस में, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में, नाभिकीय भट्टी बनाने में। तो आगे देखते हैं अपन न्यूक्लियर भट्टी क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर चेन का कंट्रोल वे है, उससे हम एनर्जी का यूज़ दूसरे तरीक़ों से दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से बनाया जाता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा है, तो न्यूक्लियर फ्यूल रहता है, इसके अंदर कुछ फ्यूल तो डालना पड़ेगा। मॉडरेटर होता है जो पूरा कंट्रोल वे में इसको मॉडरेट की तरह से चलाता है। थर्ड हमारे पास क्या है, कंट्रोल रोड है। कंट्रोल रोड सब पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे लास्ट में हमारे पास कूलेंट है। 4 पार्ट हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के बाद मॉडरेटर है, कंट्रोल रोड है और कूलेंट है। न्यूक्लियर फ्यूल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, तो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, अगर मिशन इम्पॉसिबल देखे हो तो। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में यूज़ करते हैं। अब हमने पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम 235 क्या होता है, न्यूट्रॉन आने पर ब्रेक हो जाता है। तो एक अच्छा ईंधन के तौर पे हम किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, एक बेस्ट ईंधन इसको मानते हैं हम। अगर इसका, अब ये क्या होता है, नेचुरली मिलता नहीं, इसको बनाना पड़ता है। बनाते कैसे हैं वो बाद में बताऊंगा। यूरेनियम 235 का ही यूज़ करना पड़ेगा मजबूरी में। अब यहाँ पे यूरेनियम 235 का यूज़ अगर अपन करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन अगर इसके ऊपर डाला मैंने तो ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, किसी में ब्रेक हो, बेरिलियम और यहाँ पे क्रिप्टॉन में, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बनेंगे हमारे पास सेकेंड। तो अब इसमें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेकेंडरी न्यूट्रॉन बनते हैं। तो इसी के लिए हम मॉडरेटर और कंट्रोल रोड का यूज़ करते हैं। मॉडरेटर क्या करता है, ये जो न्यूट्रॉन है इनको वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो अगर ये जितने भी हैवी हैं अगर और वीक हो जाएंगे, इतने वीक हो जाएं कि ये फिर यूरेनियम 235 को ब्रेक ही ना कर पाए, इतने ज़्यादा वीक कर दो इनको। इतने ज़्यादा वीक करने के बाद, अब कभी कभी मैंने पहले भी बोला है कि ये बहुत ही लो टाइप क्वालिटी के न्यूट्रॉन से भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो अपने को इसको पहले तो लोकल बनाना पड़ेगा, बहुत ही लो क्वालिटी का बना दो, इसको इतना बेकार बना दो कि ये कुछ कर ना पाए, और फिर इसको कंट्रोल रोड से क्या कर लो, अब्जॉर्ब कर लो। तो हम यहाँ पे मॉडरेट के तौर पे मंदक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय भट्टी में मंदक किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें करते हैं अपन भारी जल, हेवी वाटर। वो क्या होता है, वो होता है D2O। इसका जो मास होता है वो 20 ग्राम, एक उसमें होता है ना, 20 AMU बोल दो या 20, इसका जो मास होता है वो 20 ग्राम होता है। तो भारी जल का यूज़ करते हैं किसमें, मॉडरेटर में। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन को क्या कर देता है, बहुत कमज़ोर कर देता है। अब कंट्रोल रोड क्या करती हैं, इसको अब्जॉर्व कर लेती है, किसको, सेकेंडरी न्यूट्रॉन को। जो भी सेकेंडरी न्यूट्रॉन निकले हैं 0, 1, 2 डिग्री न्यूट्रॉन निकले हैं, जितने भी निकले हैं उसको पहले वीक बनाए, उसको अब्जॉर्व कर ली, किससे, कंट्रोल रोड से। तो इसमें कंट्रोल रोड में अपन बोरॉन का या कैडमियम का यूज़ करते हैं। ये एक अच्छे अब्जॉर्वेंट होते हैं कंट्रोल रोड के जैसे, क्योंकि इसको अब्जॉर्व करने के बाद ब्रेक भी नहीं होते हैं और अब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम कूलेंट का यूज़ करते हैं। कूलेंट का यूज़ क्यों करते हैं, कूलेंट इस तरीके से यूज़ होता है जैसे कि जो भी एनर्जी निकली है उसको अब्जॉर्व करके रखना भी तो है अपने को, और दूसरे तरीके से यूज़ भी करना है।
तो उसमें यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, जल का, और वो करते हैं हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर वाटर का यूज़ अपन करते हैं किसके तौर पर, कूलेंट में, ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो हीट जनरेट होगी तो वो क्या कर जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगी ना न्यूक्लियर भट्टी, तो क्योंकि डायरेक्ट अपन जो भी अपने पास हीट है उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, कुछ आराम से करना पड़ता है ना। तो उस दौरान जैसे मोबाइल में भी क्या होता है, हीट जनरेट होती है तो वो गर्म हो जाता है, थोड़ी देर उसको रखना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। उसी तरीके से कूलेंट का भी यूज़ करते हैं, और इसी के साथ हम इसमें से एक ऐसे पदार्थ का भी यूज़ करते हैं जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको दूसरे वे में यूज़ भी कर सके। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियर भट्टी में। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे हमारे पास प्लूटोनियम कैसे बनाया जाता है, तो इसको फास्ट ब्रीडर के जैसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम 235, इसके ऊपर हम डालते हैं क्या, 238, इसके ऊपर मैं डालूंगा वीक टाइप का न्यूट्रॉन। ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बोला है कि ये हैवी न्यूट्रॉन से टूटता है, वीक न्यूट्रॉन से नहीं टूटता है। तो अगर इसके ऊपर मैं वीक टाइप का न्यूट्रॉन डालूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूरेनियम 239, अब्जॉर्ब करके रख लेगा। और ये अब्जॉर्ब के तौर पे यूज़ होता है, अपन ने नेचुरल यूरेनियम में बात करे थे। 239 के बाद इसमें से बीटा रेडिएशन हो जाती है, तो 2 बीटा पार्टिकल निकल जाते हैं। पार्टिकल कैसे निकलते हैं हम इसकी बात अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में करें। तो बीटा पार्टिकल निकल जाते हैं, उसके बाद ये बन जाता है प्लूटोनियम 239। बीटा जो पार्टिकल निकलते हैं उससे प्रोटॉन के ऊपर डिफेक्ट होता है, इसमें इसका न्यूट्रॉन इसके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं होता है। तो ये 2 बीटा पार्टिकल निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बन जाता है क्या, प्लूटोनियम। ठीक है, इतनी पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। इसका अपन फिर अब ये प्लूटोनियम जो बना इसका अपन यूज़ कर सकते हैं किसमें, न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, इतना क्लियर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है ये चैप्टर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो अपन ने पढ़े न्यूक्लियर फिजन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अभी अपन बाद में और बात करेंगे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजन खत्म हो गया। न्यूक्लियर फिजन में क्या क्या पढ़े अपन ने कि कोई हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, 2 लोकल टाइप के न्यूक्लियस में, और कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी टाइप के न्यूट्रॉन भी निकलेंगे, है ना। उसी न्यूट्रॉन को अगर वापस अटैक कर दे वो किसी के ऊपर, उसी यूरेनियम के ऊपर, अगर यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो यूरेनियम के ऊपर अगर अटैक कर दे तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बन जाएगी, एटॉमिक बम बनाने में यूज में आता है। उसको अगर कंट्रोल वे में चलाया जाए तो कंट्रोल वे में हम कंट्रोल करके न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, जिसमें कंट्रोल वे में अपन एनर्जी का दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो पूरा मैंने बता दिया। ये न्यूक्लियर भट्टी भी हो गई, नाभिक की भट्टी हो गई अपने पास। अब इसी दौरान अगर यूरेनियम 235 ब्रेक हो रहा है तो उससे हमेशा कितनी एनर्जी निकलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो पर न्यूक्लियन की अपन ने बात नहीं करें, वो टोटल एनर्जी, एक यूरेनियम अगर ब्रेक होता है तो वो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। ये हमने न्यूक्लियर फिजन, नाभिक के विखंडन की बात करें। अब नाभिक की संलयन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न लास्ट है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फिजन को भी फिर से एक बार देखेंगे कंपेयर करके इससे। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में नाभिकी संलयन में 2 हल्के नाभिक हैं, लो क्वालिटी के नाभिक हैं, वो जुड़ के क्या बनाएंगे, एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाएंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। रिवर्स, इसको अपन बोल सकते हैं रिवर्स फिजन। तो इसमें जैसे A टूटा था किसमें, B प्लस C में, तो यहाँ पे B प्लस C मिलके कोई सा न्यूक्लियस बना लेंगे A, और साथ में फिर से एनर्जी निकलेगी। अब बोलोगे इसमें भी एनर्जी निकल रही, जब ब्रेक हो रहा था तो भी एनर्जी निकल रही थी। तो ये वही की वही रिएक्शन नहीं है, ये दूसरी रिएक्शन है। इसमें 2 हल्के, यहाँ पे हल्के नाभिक होंगे और जो एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाएंगे, स्थायी नाभिक बनाएंगे। तो ये स्थायी नाभिक जब बनेगा तो ये जो A है, Ma है, उसका जो मास है वो B और C के योग से क्या होगा, कम होगा। Ma जो बना है उसका Mb प्लस C Mc इन दोनों के योग से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जब न्यूक्लियस अटैच होते हैं तो कुछ इसमें क्या चला जाता है, मास डेल M, मास डिफेक्ट हो जाता है, द्रव्यमान क्षति हो जाती है। इसकी बात अपन मास डिफेक्ट की बात पहले कर चुके हैं। तो जब भी मास डिफेक्ट होगा तो उससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल E बराबर निकालते हैं डेल M इंटू में C स्क्वायर, इसी से तो निकालते हैं। अगर तुम्हें जूल में नहीं निकालती, किलोग्राम में नहीं निकालनी, तो डेल E बराबर कैसे निकाल सकते हैं, डेल M इंटू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में वही है, 2 हल्के नाभिक जुड़ेंगे और एक बड़ा उन दोनों के योग से तो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, एक पर्टिकुलर से तो ज़्यादा ही इसका क्या होगा, वेट निकल के आएगा, एटॉमिक वेट निकल के आएगा। तो इसका जो मास होगा वो हमेशा कम होगा। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, तो मास डिफेक्ट डेल M बराबर क्या करना है तुम्हें,
Mb प्लस Mc, इन दोनों का जो मास है माइनस कर दो किसमें से, Ma जो भी बना है, तो हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इन दोनों के मास की तुलना कर लो, जितना भी आएगा वो इसमें मास डिफेक्ट होगा। मास डिफेक्ट से एनर्जी कैसे निकालते हैं हम उसकी बात पहले कर चुके हैं। अगर हम मान लें कि सबसे हल्का नाभिक कौन है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही न्यूक्लियर फ्यूज़न कर रहा है, तो हाइड्रोजन इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूज़न करता है। हाइड्रोजन एक होता है और इसका जो मास है वो भी एक होता है। मान लो कि 4 हाइड्रोजन मिले और उन्होंने मिलके बना लिए क्या, 4 हैं ही, है ना, मैंने यहाँ पे बी और सी लिया, ये बहुत सारे हल्के हल्के हो सकते हैं, तो 4 हल्के नाभिक मिले और इन्होंने मिलके बना लिया क्या, हीलियम। हीलियम होता है 4 और 2, तो यहाँ पे 2 कहाँ गए, तो 2 बीटा रेडिएशन में निकल गए। तो बीटा, अब वो बीटा रेडिएशन कैसे निकलता है, वो इस तरीके से इसको इफेक्ट कैसे करता है, एटॉमिक नंबर को कैसे इफेक्ट करता है, वो हम रेडियो एक्टिविटी में चर्चा करेंगे। अभी के लिए याद कर लो कि हाइड्रोजन कैसे ब्रेक होता है, सॉरी संलेत होता है, फ्यूज़न होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूज़न होने के बाद हीलियम बनाता है, हीलियम के साथ वो 2 बीटा पार्टिकल निकालता है, साथ में 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या करता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन जब हमने पढ़े थे, विखंडन पढ़े थे, तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा था। लेकिन हम जब सनलाइन की बात करेंगे तो ये कितनी निकल रही है, एक सनलाइन पे 26 मिलियन। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन के लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस भी हैं। ये जो रिएक्शन है ये हमेशा किस में होगी, तो ये होगी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, साथ में हाई प्रेशर पर। अब ऐसा क्यों होगा, देखो हाई प्रेशर मैंने लगा दिया, न्यूक्लियर फ्यूज़न करना ना, तो हाई प्रेशर लगा के उसको बहुत डेंस कर दो, डेंसिटी बोल सकते हैं, हाई डेंसिटी बोलते हैं, हाई प्रेशर ज़्यादा अच्छा है। हाई प्रेशर पे मैंने इसको दबा दिया तो उसके बाद जगह ही नहीं बची ना, तो जुड़ना ही पड़ेगा। अब जुड़ेंगे कब, जब हाई टेम्परेचर हो। हाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा कर दो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, वो भागेगा, जगह कम है, प्रेशर कम है, तो उस प्रेशर ज़्यादा है, जगह कम है, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर लगा रहे हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, आपस में जगह कम है इसलिए मिल जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तभी जाके न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। हाइड्रोजन की ये रिएक्शन है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा होगा। तो हमने देखे हैं कि यूरेनियम की जब हमने बात करे थे तो यूरेनियम में कितना निकला था, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हाइड्रोजन में कितना निकला, 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी एक कंपेरिजन है, अभी करेंगे। अब जो हमारे पास सूर्य होता है उसी के अंदर क्या चलती है, यही हाइड्रोजन सनलाइन रिएक्शन चलती है, हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन। जो सूर्य क्या है, तारा है, तो जितने भी तारे होते हैं ब्रह्मांड में उन सभी के अंदर क्या चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, और वो एनर्जी प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, हर एक फ्यूज़न पर 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक गाना है ना, कौन सा वाला, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो गलियों में तेरे सितारे बिछाते, तो सितारे बिछा तो दोगे तो तुम्हारे महबूब के पैर भी जल जाएंगे, पैर के जल जाएंगे, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो टेक्निकली फिजिक्स के हिसाब से वो गाना क्या है, गलत है। हमने यूरेनियम भी पढ़े हैं, तो यूरेनियम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, यूरेनियम 235 एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, मैं वो कुछ नहीं लिख रहा हूँ, वो दे रहा था 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक न्यूक्लियर फ्यूज़न पर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि पर फिजन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा निकलती है किसके, फ्यूज़न के रिस्पेक्ट में, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एक फिजन मतलब सनलाइन विखंडन पर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक फ्यूज़न पर 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 235 का जब इसमें अपन भाग देंगे इसमें 200 में, तो ये क्या होती है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। तो हम सेकेंड, इसको मैं मिटा रहा हूँ, याद ही होगी अब तक, तो 26 मिलियन और 200 मिलियन निकलती है। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूं, पर न्यूक्लियन, तो पर न्यूक्लियन कितनी निकलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा 235 यूरेनियम के अंदर न्यूक्लियन थे। ये कम हो जाती है किससे, यहाँ पे एक फिजन और फ्यूज़न की कंपेरिजन में 226 है, लेकिन 200 और 26 है, लेकिन अगर पर न्यूक्लियन की बात करें 200 बटा 235, और हाइड्रोजन में कितनी थी, 26 बटे 4 निकल रहे हैं ना, तो कितना कटेगा ये, 4 6 24, 4 5 20, 6.5, लेकिन यहाँ पे कटेगा तो 0.88 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 6.5
बहुत ही ज़्यादा है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 0.88 नहीं 0.85 है, फिक्स ही याद करना है, 0.85 पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे दिख रहा है 6.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पूरी बात हो रही है किसमें, पर न्यूक्लियॉन में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियॉन पर न्यूक्लियर फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन अकेले फिजन और फ्यूज़न की चर्चा करेंगे तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 26 मिलियन। समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पर फ्यूज़न फिजन अलग होता है, पर न्यूक्लियॉन फ्यूज़न फिजन अलग होता है, तो वो अलग बात होती है। ये पूरी कंडीशन भी समझ में आ गई होगी, और हाइड्रोजन संलयन, हाइड्रोजन अपना नाभिकीय विखंडन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। संलयन में मास डिफेक्ट से एनर्जी निकलती है, विखंडन में कैसे निकलती है, तो वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन और कुछ मास वगैरह की बात करते हैं वहाँ पे भी। तो नाभिकीय विखंडन में तो फिक्स ही एनर्जी होती है कि उतनी ही निकलती है। संलयन में लगभग 26 मिलियन इसमें हाइड्रोजन के इसमें अलग अलग लेंगे तो अलग अलग निकलेगी, ठीक है। मास डिफेक्ट जैसा होगा वैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन भी खत्म हुआ, न्यूक्लियर फिजन भी खत्म हो गया। अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अप्लाई करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। पहला क्वेश्चन है नीट नहीं AIPMT 2006 का। इसमें बोला है ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दो ड्यूटेरियम मिलकर एक हीलियम बनाएंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या करना है तुम्हें, वही एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाना है, नहीं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाना है, एनर्जी रिलीज जितनी होगी उतनी निकाल लो। तो यहाँ पे इसकी 28 मिलियन है, दो ड्यूटेरियम है, एक की कितनी 2.2 है, तो दो की कितनी हो जाएगी, दोनों की मिल के हो जाएगी 2.2 इंटू में 2 कितनी हो जाएगी 4.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल ई बराबर हीलियम की, हीलियम लिख देते हैं सिर्फ, हीलियम माइनस ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम की निकाल चुके हैं अपन, हीलियम की कितनी है 28 मिलियन दिया हुआ है, और ये कितनी निकली 4.4, तो 4.4 कितनी निकलेगी लगभग ये 24, मतलब 23.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सड़ा क्वेश्चन है, वो सड़े सड़े ही होते हैं, बस ट्रिक पकड़ना रहता है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा पूरा का पूरा, मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा दूंगा क्वेश्चन को कि इसमें पूछा क्या है। ड्यूटेरियम था और हीलियम था, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी दी थी, ये अपने पास इक्वेशन है, रिएक्शन है, इस तरीके से संलयन हो रहा है, तो इसकी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी बाइंडिंग एनर्जी दे तो जो भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, जितना भी एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निकालना है, ये सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर पर न्यूक्लियॉन दे दे तो क्या करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से, अब इसमें पर न्यूक्लियॉन पे एनर्जी दिया है, पहले टोटल एनर्जी दिया था, एक हीलियम की एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी समझ में आता ना कि टोटल जितने न्यूक्लियस हैं उनको चेंज कर दिया गया है किसमें, न्यूक्लियॉन में, सभी को, तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होनी थी उतनी एक साथ बता दी। अगर एक एक न्यूक्लियॉन को अलग अलग करेंगे तो उस हिसाब से पर न्यूक्लियॉन पे एनर्जी निकालते हैं। हाइड्रोजन की पर न्यूक्लियॉन एनर्जी उसने दिया 1.1, हीलियम की पर न्यूक्लियॉन एनर्जी दिया उसने 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमसे पूछा है न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो न्यूक्लियर फिजन हमने ये रिएक्शन पढ़े हैं, क्या होता है 4 हाइड्रोजन मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं, 2 और 4, साथ में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी हमको निकालना है। तो तुम्हें क्या करना है, अब एक की पर न्यूक्लियॉन दिया है, हाइड्रोजन के अंदर कितना न्यूक्लियॉन होता है, एक ही होता है, तो जितनी एनर्जी है वो एक हाइड्रोजन के संलयन में होगी। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन संलयन हो रहे हैं, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.1, कितना निकलेगा 4.4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, 4.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया हमारे पास हाइड्रोजन की एनर्जी। हीलियम की अब पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन की कितनी दी है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हारे पास 4 न्यूक्लियॉन होते हैं हीलियम के अंदर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 4 इंटू मल्टीप्लाई 7 7 चौक 28, 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। अब ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, एनर्जी डिफरेंस कितना निकलेगा, वापस से उतना ही निकलेगा, 28 माइनस 4.4 कितना निकलेगा 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी मिलियन न्यूक्लियॉन में एनर्जी दे तो न्यूक्लियॉन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने न्यूक्लियॉन है पहले उसमें मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकाल लेना एक एटम की, तो उससे टोटल न्यूक्लियस की एनर्जी पता चल जाएगी, फिर एनर्जी डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। अगला देखते हैं मास डिफेक्ट में एनर्जी कैसे निकालना है। तुमसे क्या बोला गया है, लिथियम के लिए मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट समझ में आता है ना, क्या होता है कि हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के जितना मास निकालते हैं वो हमेशा उसके अब्जॉर्वेंट मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए जितना भी अंतर आता है उसका मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसमें दिया हुआ है, तुमसे पूछा है कि लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी। तो पहले तुम्हें तो पूरे न्यूक्लियॉन की पूरे लिथियम की तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी,
एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो पूरे न्यूक्लियॉन की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी EB बराबर डेल एम सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 931 मिलियन। मिलियन में निकालना है, जूल में नहीं निकालना है, मिलियन, क्योंकि यहाँ पे AMU में दिया है। जब AMU में दिया जाए तो तुम्हें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। कितना अंतर दिया है, 0.042 इंटू में 931, ये कितना निकलेगा, 9 लगभग निकलेगा 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निकली बाइंडिंग एनर्जी टोटल लिथियम की, है ना, पूरे लिथियम मॉलिक्यूल की, सॉरी लिथियम एटम की पूरी कितनी एनर्जी निकली, 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुमसे क्या पूछा गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब लिथियम के अंदर कितने न्यूक्लियन है, 7, तो तुम्हें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो लिथियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलेगी 40/7, ये निकलेगी 7 5 और सच में 5.67 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास निकलेगी इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा अपन क्या कर रहे हैं। पहले हमने क्या करे थे, टोटल एनर्जी को डिफरेंस देखे थे, फिर पर न्यूक्लियन को हम चेंज करे थे टोटल में, फिर एनर्जी डिफरेंस देखे थे। अब इसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि पर न्यूक्लियन तुम्हें एनर्जी बतानी है निकाल के मास डिफेक्ट से। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगला देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। देखो अभी ये 2 हमने पहले पढ़े वो डिफरेंट टाइप के थे। अब क्या बोल रहा है कि 2 मोल यूरेनियम 235 से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी, विखंडन से उत्पन्न, विखंडन फिजन से उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। और सेकेंड हमारे पास है 10 किलोग्राम यूरेनियम 235 के कंप्लीट कंपनसेशन या पूर्ण दहन से कितनी एनर्जी निकलेगी, इसके बारे में चर्चा करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम उस वैसे सॉल्व नहीं कर सकते जैसे फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ पे हमें थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 मोल यूरेनियम है, इसका विखंडन करना है। ठीक है, तो एक विखंडन, एक फिजन पर कितनी एनर्जी निकलती है यूरेनियम से, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये कब निकलती है, जब हम एक एटम लेते हैं, किसका, यूरेनियम 235 का एक एटम लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब हमारे पास 2 मोल है, वो फिर बारिश होने लगी यार। 2 मोल है तो 2 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं 1 Na, 6 × 10⁻23 कितने होते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, इसके दुगने होंगे। तो इससे एनर्जी कितनी निकलेगी, उसको अपन निकाल रहे हैं। इसको बस डिवाइड करना रहता है, वही अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। तो एक फ्यूजन ये हो गया 1/2 × 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, दुगना, 12 × 10⁻23 बराबर ये हो गया 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में क्यू। फिर इस क्रॉस करेंगे तो 12 × 24, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 24 × 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले टाइप का है ना। तो इसमें क्या, ये यहाँ पे 2 0 और बढ़ेगी, ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, 10 किलोग्राम। अब यहाँ पे मोल ना देते हुए उसने किलोग्राम दिया है। तो तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कि ई बराबर क्या यूज़ करना है तुम्हें, mc²। डेल एम नहीं है यहाँ पे, mc² है। तो यहाँ पे अगर किलोग्राम में ले रहे हो तो c किस में लेना है, मीटर पर सेकेंड में। तो m कितना है, 10 किलोग्राम, किलोग्राम में ही रखो। ये किस में रखो, 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर है 3 का 9 और ये हो जाएगा 1 बड़ी 8 × 16 मतलब 9 × 10⁻17 जूल में आंसर आएगा। अगर इसको चेंज करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻90 से। इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। इसके बाद मिलियन में करना है तो 10⁻6 से और भाग दे दो तो मिलियन में हो जाएगा। उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये जूल में ऐसे निकालना है, किलोग्राम में दे, जब मोल में देना है तो तुम्हें इस तरीके से ही मिलियन में निकालना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्मूले नहीं लगेंगे, अलग टाइप के कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 20% इंपॉर्टेंट था तो वो 80% इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।